स्वागत है आप सभी का। और आज के इस क्लास 12th के रेगुलर क्लासेस में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं गाउस की प्रमेय का सत्यापन। तो इसमें स्टेटमेंट सभी लोग जानते हैं। पिछले वाले वीडियो में स्टेटमेंट आपको बता चुका हूं कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 के गुना होता है। तो यहाँ पर जो आपको पता करना है वो है प्लस क्यू चार्ज, और प्लस क्यू चार्ज को हम एक गॉसियन पृष्ठ से कवर करेंगे। तो उसके लिए आप पृष्ठ की आकृति कैसी भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो लेट वी कंसीडर दिस शेप। ये शेप हमने मानी जिसका एरिया आप मान लेते हैं सरफेस एरिया एस है। क्लियर। तो इस प्लस क्यू आवेश को चारों तरफ से एक काल्पनिक पृष्ठ से कवर किया गया है, और हमको उस पृष्ठ से मान लीजिए या उस बिंदु ओ से जहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है वहाँ से कोई पॉइंट पी है, यहाँ तक की डिस्टेंस आर है। यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल या अल्पांश क्षेत्रफल डी एस मान लेते हैं, और डी एस आपका ये हुआ। यहाँ पर अगर देखा जाए प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी, वो दिशा होगी, वो आपकी इस तरफ यानी प्लस क्यू से दूर बाहर की ओर। वहीं पर अगर जो क्षेत्रफल है, जो सूक्ष्म क्षेत्रफल डी एस हमने माना है, इसका अगर एकांक सदिश देखा जाए तो थोड़ी सी दिशा को डिफरेंस कर लीजिए। थीटा एंगल मानते हुए आप यहाँ पर एन कैप के साथ में उस डी एस क्षेत्रफल के वेक्टर सदिश को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। क्लियर। अब जैसा घनकोण यानी सॉलिड एंगल के बारे में पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया, तो अब इस पृष्ठ के द्वारा यहाँ पर केंद्र पर जो घनकोण बनना है उसको हमने कंसीडर किया, क्योंकि 3 डायमेंशन होगा। दिस इज़ डी ओमेगा। ओके। तो ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, और इस डायग्राम को बनाने के बाद थोड़ी भाषा लिखी जाएगी, तो भाषा मैं लिख देता हूँ जिससे टाइम थोड़ा सा हमारा बचे। तो यहाँ देखेंगे कि माना बिंदु ओ पर कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा है, और माना इसके चारों ओर किसी भी आकृति का कोई गॉसियन पृष्ठ एस है, और माना उस बिंदु पी से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी बिंदु ओ तक की दूरी जो आर है, और इसके अल्पांश क्षेत्रफल यानी डी एस से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है वो आपका डी फाई है। ठीक है। तो डी फाई का मान हम लोग लिखते हैं। तो डी फाई की जो वैल्यू होगी, दिस डी फाई मैंने बताया डी फाई ई करके लिखिए, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये पता चल सके। इसका मान बराबर होगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के, या फिर आप जैसे आप देख रहे हैं कॉस थीटा वहाँ पर था तो ई डी एस कॉस थीटा आप यहाँ पर लिखेंगे, और साइड में यहाँ लिख दीजिएगा कि जहाँ थीटा जो है वेक्टर ई वेक्टर तथा डी एस के बीच में कोण है। ठीक है। डी एस के बीच कोण है, है। अब जैसा आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का जो मान है वो हमने देखा था प्लस क्यू आवेश के कारण था, और प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है तो उसके कारण आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ई इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यह वाला मान आप डी फाई वाली इक्वेशन में लगाएंगे, तो इसको ऊपर वाली इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, और इसको इक्वेशन नंबर 2 नीचे लिखेंगे। समीकरण 2 से या इक्वेशन सेकंड से ई का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, ई का मान समीकरण 1 में या इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो इसमें जब आप वैल्यू प्लेस करेंगे तो आप मान आपके पास में आएगा डी फाई ई, वैल्यू पूरा प्लेस कर दीजिए तो 1/4πε0 के और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए और क्या चीज़ इसके साथ आनी है, या ना डी एस और कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ। डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर पर अगर फोकस करें तो ये वाला पूरा जो फैक्टर है, आपको घनकोण की जब परिभाषा पढ़ाई थी तो उसमें आपको बताया था, परंतु घनकोण की परिभाषा यहाँ लिख दीजिएगा, परंतु घनकोण की परिभाषा से डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये पूरी वैल्यू जो होगी किसके बराबर हो जाएगी, डी ओमेगा के बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि डी एस कॉस थीटा के प्लेस पर अब आप लिखेंगे डी ओमेगा। ओके। तो अब आप लिखेंगे कि डी फाई ई दिस इज इक्वल्स टू 1/4πε0 के, और इसमें आएगा आपका Q इंटू डी ओमेगा, और इसे आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हमें टोटल फ्लक्स निकालना है उस सरफेस के लिए। हमें इस टोटल विद्युत फ्लक्स निकालना है इस सरफेस के लिए। यहाँ पर जो डी फाई निकला वो केवल इतने भाग से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स था। संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए आपको उस समीकरण के दोनों पक्षों का समाकलन यानी इंटीग्रल करना होगा। इंटीग्रल करने के लिए इंटीग्रल साइन लगाया, और आप लिखेंगे डी फाई ई यानी इक्वेशन नंबर 3 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर बाकी फैक्टर लिखेंगे 1/4πε0 के, और साथ में Q इंटू डी ओमेगा। तो यहाँ पर आप देखें तो इस पूरे का मान आप फाई ई लिख सकते हैं। ठीक है। निर्गत संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हुआ। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से फैक्टर आपके बाहर आ सकते हैं, तो Q आपका कांस्टेंट है,
और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये बाहर आया। अंदर जो बचेगा वो होगा आपका इंटीग्रल साइन ऑफ डी ओमेगा। ये क्लियर कर रहा है कि टोटल घनकोण कितना होगा, ठीक है। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको जैसे बता रखा है, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बनने वाला घनकोण का मान होता है 4 पाई के बराबर। तो यहाँ साइड में आप लिख दीजिएगा संपूर्ण पृष्ठ द्वारा निर्मित अंतरित घनकोण, ठीक है। तो समय की बचत के लिए मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ कि डी ओमेगा का मान किसके बराबर होगा, 4 पाई। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे इसके आगे संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अंतरित घनकोण, ठीक है। तो यहाँ पर बस अब आपको करना ये है कि इस इंटीग्रल डी ओमेगा की जगह पर 4 पाई को प्लेस करना है। देन यू हैव क्या मिलेगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इंटीग्रल साइन डी ओमेगा की जगह पर आप लगाएंगे 4 पाई, और 4 पाई से आपका 4 पाई कैंसिल होगा और आपके पास बचेगा क्यू ई दिस इक्वल्स टू फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यहीं तक आपको पहुंचना था। यही इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट करती है कि फाई ई का जो मान है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसके बाद में एक और चीज़ देखते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें यही लीजिएगा, नंबर 1 की अगर बात करें तो यहाँ पर गॉस थ्योरम जो कहती है वो, उसका कहना सिर्फ ये है कि अगर कोई भी सरफेस रखी हुई है तो यहाँ पर अगर कई सारे आवेश उपस्थित हों, जैसे मान लीजिए प्लस Q1 बाहर है, माइनस Q2 अंदर है, प्लस Q3 इधर है, ठीक है, प्लस Q4 इधर है और प्लस Q5 या माइनस Q5 इस तरफ दे रखा है। तो यहाँ पर ये जो प्रमेय है ये केवल कंसीडर करती है क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितने भी आवेश रखे हुए हैं उनका एल्जेब्रिक सम कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एल्जेब्रिक सम की बात की गई है, तो इस पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स देखा जाए तो उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल रहेगा वो केवल जो बंद पृष्ठ यानी गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी आवेश उपस्थित हैं उनके कारण होगा। बाहर जो आवेश उपस्थित हैं उनके कारण कितना वैद्युत फ्लक्स है उससे इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट के। तो एल्जेब्रिक सम का मतलब समझ लीजिएगा कि धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के आधार पर आपको यह है देखना होगा कि कितना चार्ज उस बंद पृष्ठ के भीतर रखा हुआ है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में मैं आपको ये समझाता हूँ कि एक न्यूमेरिकल भी आया था इसके ऊपर। तो उसमें कहा गया था कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब वही है कि समान परिमाण में समान होंगे लेकिन प्रकृति में विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से कुछ मिनिमम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो वो निकाय वो सिस्टम आपका वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो उसमें कहा गया था क्वेश्चन में कि एन वैद्युत द्विध्रुव हैं और वो किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखे हुए हैं, तो उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ठीक है ना। तो अब आप सभी लोग जानने ही होंगे कि जब जितना प्लस क्यू आवेश होगा उतना ही माइनस क्यू आवेश होगा, और एन की संख्या चाहे 2 रख ली जाए, चाहे 3 रख ली जाए, चाहे कितनी भी रख ली जाए, ठीक है ना। जितना धनात्मक आवेश होगा उतना ही ऋणात्मक आवेश होगा। और इनका अगर एल्जेब्रिक सम की बात की जाए तो एल्जेब्रिक सम कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, यानी सिग्मा क्यू इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। और इस कंडीशन में जब आवेश ही आपका 0 होगा तो उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स भी कितना हो जाएगा आपका, 0 के बराबर होगा, क्योंकि सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के होता है। और जब सिग्मा ही आपका 0 है और सिग्मा क्यू ही आपका 0 है तो उस निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान भी 0 होगा। तो इस प्रकार के अच्छे क्वेश्चंस को थोड़ा दिमाग से देखेंगे। तीसरे पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं गॉस की प्रमेय का महत्व के बारे में। तो जहाँ कहीं भी गॉसियस थ्योरम की बात की जाएगी वहाँ पर एक समान रूप से वितरित यह कहना सतत वितरण, ठीक है ना। सही शब्द जो प्रयोग किया जाएगा वो किया सतत वितरण मतलब सभी जगह एक समान आवेश वितरित होगा, वहाँ पर ये वाली थ्योरम लगाई जाएगी। और हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण अवश्य किया जाएगा। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग रेखीय आवेश घनत्व के कारण यानी किसी रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता करना है, गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता करना है, और समतल प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता करना है, ठीक है। तो बने रहिए इसी तरह मेरे साथ में, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए धन्यवाद।